हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन, है ना। पिछले चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था कि हमारे कौन कौन से संसाधन हैं, भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, जीव, है ना। और इसमें हम देखेंगे खनिज का संसाधन, यानी कि कोयला, पेट्रोल, परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जाओं के बारे में देखेंगे। वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। तो किरी जो है विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गई, और ये काले क्षेत्र किससे भरे हुए थे? कोयले से। तो सुकांत जो है बोलते हैं कि यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। तो यह कोयला खदान के निकट होने के कारण है, यानी कि कोयला खदान निकट होगा तो जाहिर सी बात है कोयले की धूल उड़ के जो है पास के क्षेत्रों में फैल जाएगा। तो क्या आप वहाँ के ट्रकों को देख रही हो? देख पा रहे होंगे, आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे, है ना। तो ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। अब बात आती है कि खनिज क्या है, फिर पूछती है। सुकांत कहता है कि क्या आपने कभी नाना बाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, चीनी और जो है कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है, और जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप उसके अवयवों को पृथक रूप से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई वस्तुओं को आप देख नहीं सकते, इसी प्रकार जो है पृथ्वी की चट्टानों पर कई पदार्थ मिलते हैं। अब इससे एक चीज़ उत्पन्न हो गई, देखिए कि खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं। तो खनिज जो है पृथ्वी में पाए जाने वाले चट्टानों से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिजें होती हैं, लेकिन आप उन खनिजों को अलग नहीं कर सकते, है ना। तो ये पृथ्वी की चट्टानों में कई पदार्थ पाए जाते हैं, और ये जो खनिज है ना, वो पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले होते हैं। कहाँ फैले होते हैं? सभी जगह फैले होते हैं। अब जैसे आप भोजन करते हैं तो उसमें नमक मिला होता है, पेंसिल में लेड, ये सारे खनिज ही तो हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठक हो वो खनिज है। क्या है? जब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठक हो वो खनिज है। तो खनिज जो है सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। हम आगे देखेंगे भी कि जैसे तांबा ले लीजिए, वो राजस्थान के एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। आप कोयला ले लीजिए, झारखंड हो गया और मध्य प्रदेश के सिंगरौली हो गया, छत्तीसगढ़ में ये कोयला यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो है इन खनिजों का वितरण अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो वे किसी क्षेत्र विशेष में या सेल समूहों में संकेंद्रित रहते हैं। सेल समूह यानी चट्टानों के समूह में संकेंद्रित रहते हैं। तो कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, यानी कि जहां पहुंचा नहीं जा सकता, जैसे आर्कटिक महासागर, संस्तर और अंटार्कटिक। यहाँ बहुत खनिज है, लेकिन क्या आप वहाँ जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं? नहीं, क्योंकि वाटरी एरिया है बहुत। आगे देखते हैं। देखिए, खनिज जो है ना वो विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप में, मतलब कि ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, यानी कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ये बहुत साल में निर्मित होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग बहुत धीमी होती है गाइज, है ना। तो ये अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग हो गया, इनका घनत्व हो गया, कठोरता हो गई, रासायनिक गुण हो गई, विलेयता हो गई, इस आधार पे ये जो है ये पहचाने जाते हैं। तो क्या हमने पढ़ा अभी तक हमने ये देखा कि ये जो खनिज होते हैं ना वो भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। इनमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। ये जो है ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, और ये अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग हो गया, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण, विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। अब आइए थोड़ा सा बॉक्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। शेल, सेल जो है वो खनिज अवयवों के अनिश्चित संघटन वाले एक या अधिक खनिजों का एक समूहन है। तो ये जो शेल है ना जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है इसे कहते हैं अयस्क।
शैल यानी कि चट्टान जिसे खनिजों का खनन यानी कि खनिजों को खनन करके निकाला जाता है, इसे कहते हैं अयस्क। तो 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क ही खनिज समझे गए हैं अभी तक। अब देखिए, अब बात करते हैं खनिजों के प्रकार की। देखिए, पृथ्वी पर जो है ना 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं, लेकिन संरचना के आधार पर इन्हें मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है धात्विक और एक है अधात्विक। देखिए, पार्टीशन किया हुआ है। खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है धात्विक और एक अधात्विक। देखिए, धातु और अधातु मैंने कक्षा 7 या 6 में पढ़ाया, मैं आई बटन में आपको दे दूंगी, आप धातु और अधातु बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आई बटन में दे दूंगी, तो आप पहले उसे देखिए, तो आपको धात्विक अधात्विक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो धात्विक भी दो पार्ट में डिवाइड है, ये है लौह और अलौह। अब बात करते हैं धात्विक के बारे में। तो देखिए, ये जो धात्विक होते हैं ना, ये धात्विक खनिजों में कठोर रूप में यानी कि कठोर रूप में होते हैं और कच्चे रूप में होते हैं। ये कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करते हैं, यानी कि ऊष्मा का भी गमन हो सकता है, इसमें विद्युत का भी गमन हो सकता है। इसमें द्युति यानी कि इसे खींचने पर लंबा किया जा सकता है। ये इनमें चमक भी होती है। अब देख लीजिए क्या क्या है धात्विक खनिज। लौह अयस्क हो गए, बॉक्साइट, मैग्नीज, अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। तो धात्विक जो होते हैं ना, वो लौह और जो है अलौह दोनों हो सकते हैं। अब देखिए, लौह खनिजों जैसे लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज, क्रोमाइट में लोहा होता है। जिसमें लौह होता है वो लौह खनिज, और जिसमें लोहा नहीं होता वो अलौह खनिज। जैसे कि सोना में क्या लोहा होता है, चांदी में क्या लोहा होता है, नहीं होता, लेकिन ये ऊष्मा और विद्युत के चालन करते हैं, है ना। ये कठोर थोड़े से भी होते हैं, चमक भी होती है इनमें। तो ये जो होते हैं ये अलौह जो होते हैं अलौह खनिज होते हैं। तो सोना, चांदी, तांबा, शीशा ये हो सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज की। ये क्या होते हैं, इनमें धातुएं नहीं होती हैं। अब आप देखिए, चूना पत्थर ले लो, अभ्रक ले लो, आयोडीन ले लो, जिप्सम ले लो, तो ये क्या है, अधात्विक खनिज है ना। तो खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। तो देखिए, खनिजों को ना खनन, ये विधि है खनिजों को प्राप्त करने की, कैसे निकाला जाता है। तो खनन विधि से, प्रवेधन विधि से, आखनन विधि से। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि खनन क्या है, प्रवेधन क्या है, आखनन क्या है, और इस विधि का प्रयोग करके कैसे खनिज निकाला जाता है, आगे देखते हैं। अब देखिए, खनिजों का निष्कर्षण यानी कि खनिजों को निकालने की प्रक्रिया। एक तो होती है खनन, दूसरी होती है प्रवेधन, और तीसरी होती है आखनन। तो खनन भी जो है दो प्रकार का होता है, एक विवृत खनन और एक कूपकी खनन। अभी बस आप देखते जाओ, है ना। अभी हम इन सारे टर्म्स का मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। ये बात तो हमें समझ में आ गई है। ठीक है, क्या होती है खनन प्रक्रिया, ये जो है पृथ्वी की सतह पर अंदर दबी हुई शैलों को, खनिजों को जो है शैलों से खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। ठीक, अब बात करेंगे कि जो है विवृत खनन और कूपक किसे कहते हैं। देखिए, जो कम गहराई पे खनिज होते हैं ना, यानी कि पृष्ठीय स्तर पे। अब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर ये चट्टान है। ठीक, अब बात करेंगे कि जो कम गहराई पे हो गए ना, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है, ये कम गहराई पे जो खनिज पाए जाएंगे, इन्हें जो है पृष्ठीय स्तर हटाकर हम खनिज प्राप्त कर लेंगे, तो इसे कहेंगे विवृत खनन। क्या कहेंगे, विवृत खनन। और गहन वेधन जिसे हम कूपक कहेंगे, या फिर मतलब कि इसके भी नीचे, पृष्ठीय तल तो ये है नहीं ना, ये और भी नीचे है, गहरे में है, तो इसे कहते हैं कूपक। और बहुत अधिक गहराई पे, यानी कि सबसे नीचे जो गहराई पे खनिज होंगे निक्षेप पहुंचने के लिए, उनको कहते हैं कूपकी खनन। क्या कहते हैं, कूपकी खनन। तो अब समझ में आ गया क्या होता है खनन, जो है विवृत खनन और कूपकी खनन। तो ये जो देखिए क्या होता है कि जो है कम गहराई पर स्थित होते हैं, पृथ्वी की जो है पृष्ठीय स्तर को जो है हटाकर निकाले जाते हैं, इन्हें विवृत खनन कहते हैं। और गहन वेधन, वेधन यानी कि कूपक, ठीक है, तो जो है अधिक गहराई पर स्थित खनिज निक्षेपों पे पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं कूपकी खनन। और पेट्रोलियम को और
अच्छा, ये आप फिगर आउट कर पा रहे होंगे, ये समुद्र में जो है कूपकी खनन बनाया गया है, देख पा रहे होंगे जो है प्रवेधन के थ्रू कूपक लगाए गए हैं, है ना। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को ना धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, तो इसे कहते हैं प्रवेधन। ठीक है। और जो है सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जा सकता है, इसे कहते हैं आखनन। यानी कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, उसे कहते हैं आखनन। अब देखिए, अब बात करेंगे खनिजों के वितरण के बारे में। देखिए, खनिज मैंने आपको बताया कि इसका वितरण जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है ना। तो जो है विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती है, कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं, और जबकि अन्य जो है वो अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो खनिज है ना, वो अवसादी शैलों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये परतदार चट्टानें होती हैं, है ना, इसमें छिद्र पाए जाते हैं, तो इसमें खनिज का ज़्यादा मात्रा रहता है। तो धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। अब देखिए, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो कनाडा में तांबा और निकिल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। और मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में अवसादी शैल समूहों के अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर हो गया पाए जाते हैं, है ना। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में जो है मैग्नीज निक्षेप, और अल्जीरिया में जो है फॉस्फेट संस्तर, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज पदार्थ जो हैं वो पाए जाते हैं। अब एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटारियो जो कि कनाडा में है, वहाँ क्या, तांबा और निकिल के निक्षेप। दक्षिणी अफ्रीका में क्या, लोहा, निकिल, क्रोमाइट, प्लेटिनम, है ना। तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये प्राप्त होते हैं आग्नेय और कायांतरित शैलों से। और वहीं पे जो है मैदानों में जो है अवसादी शैलों से जो है प्राप्त होते हैं अधात्विक खनिज, यानी कि चूने पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर पाया जाता है, जॉर्जिया और यूक्रेन में जो है मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया में फॉस्फेट संस्तर, है ना, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए, ये विश्व का मानचित्र भी, इसमें जो है खनिजों का वितरण बताया गया है। ये पोर्शन जो है लोहा है, ये तांबा है, ये सिंबल, और ये बॉक्साइट का। अब देखिए कि नॉर्थ अमेरिका में इनका वितरण, साउथ अमेरिका में, है ना, अफ्रीका में, यूरोप में और ये जो है एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो विभिन्न जगह जो है इनकी मात्राएं अलग अलग हैं। अब वन बाय वन करके हम देखेंगे प्रत्येक महाद्वीपों में कौन कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं, कितनी मात्रा पाई जाती है, इन सबको हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया। एशिया अगर आया और चीन और भारत ना आया तो ये तो बिल्कुल बेईमानी होगी, है ना। तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क के निक्षेप हैं, है ना। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो है लोहे का उत्पादन बहुत है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये महाद्वीप विश्व में जो है आधे से अधिक टिन का भी उत्पादन करते हैं। तो चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, अच्छा ये बात मैं कर रही हूँ जो ये एशिया महाद्वीप के ही शहर हैं, है ना। यानी कि जो है विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से ये एक हैं, ठीक है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। चीन जो है सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। तो एशिया में जो है मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप मिलते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो स्विट्जरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड यूरोप में, तो इसमें जो है कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं पाए गए हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एशिया हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप भी विश्व में लौह अयस्क का जो अग्रणी देश है। रूस हो गया, उसमें यूक्रेन आता है, स्वीडन आता है, फ्रांस। तो लौह अयस्क के यहाँ जो है विशाल निक्षेप वाले देश हैं, है ना ये। और तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकिल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोप के जो है यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। देखिए, रूस का जो पोर्शन है ना, आधा पोर्शन एशिया में आता है और आधा पोर्शन यूरोप में आता है, ठीक है। अब देखिए, यूरोप भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में क्या है, इसमें जो है खनिज निक्षेप के 3 क्षेत्र अवस्थित हैं। एक तो ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड, एपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो इसमें जो है लौह अयस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम, तांबा खनन कैनेडियन शील्ड में पाए जाते हैं।
और जो कोयला हुआ ना वो एप्लेशियन प्रदेश में होता है। और पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप होते हैं। ये तो हुई बात उत्तरी अमेरिका की। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका की। इसमें जो है ब्राज़ील जो है ना दक्षिणी अमेरिका की, तो ये इसमें जो है उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू में तांबे पाए जाते हैं। ये अग्रणी देश हैं चिली और पेरू। और ब्राज़ील और बोलीविया जो है विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। और दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा विशाल निक्षेप भी हैं। तो खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब आइए थोड़ा चीज़ें जान लें बॉक्स वाली भी, कि हरा हीरा जो है एक दुर्लभतम हीरा है। दुर्लभतम यानी बहुत रेयरेस्ट हीरा, बहुत रेयर ही मिलता है ना। और विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं और वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। अब देखिए हमने जो है दक्षिणी अमेरिका भी देख लिया। अब हम बात करेंगे अफ्रीका के खनिज संसाधन। तो देखिए अफ्रीका में जो है ना बहुत खनिज संसाधन है, बहुत धनी देश है यह। और ये जो है हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ध्यान रखेंगे अफ्रीका जो है वो हीरा, सोना, प्लेटिनम और ये तीनों ही जो है देखते हैं आप जाते ही होंगे लेने, सोना, हीरा है ना, और इनसे भी महंगा आता है प्लेटिनम। तो ये सारी ही महंगी वस्तु खनिजों जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका में पाई जाती है और सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये, ठीक है, उत्पादक है। और दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व में सोने का एक भाग, बड़ा भाग जो है उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। इसमें जो तेल है ना वो नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। तेल की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा सीधे सीधे मतलब है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, है ना। अब आती है बात अगले महाद्वीप की, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना विश्व में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें इतनी सारी चीज़ें याद कैसी होंगी। आप एक दो बार देखोगे ना, आप नोट डाउन कर लो, आप एक दो बार पढ़ते रहो या तो वीडियो को एक दो बार देख लोगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है? बॉक्साइट। यहाँ पे सोना भी है, हीरा भी है, लौह अयस्क, टिन, निकेल अग्रणी उत्पादक देश है। और यह जो है ना तांबा, शीशा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी में जो है सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में क्या है? यहाँ भी विभिन्न खनिज के निक्षेप हैं। तो पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका के भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध हैं। ट्रांस अंटार्कटिक जो है पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया है। और लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अब बात करेंगे खनिजों के उपयोग के बारे में, ठीक है। खनिज तो हमने पढ़ लिया कि खनिज होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब उपयोग हमें नहीं पता रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं, है ना। तो अब उपयोग देखते हैं। देखिए इसके कई उपयोग हैं और इनके कई उद्योग चलते हैं। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न जो है शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? सिक्के से लेकर पाइप तक के लिए प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है ना। एल्यूमिनियम जिसे कि उसके अयस्क साइड से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। आप देखिए आप जहाँ भी जाओगे ना, जो भी चीज़ छुओगे, आप गैस का प्रयोग करते हो, जो है आपका चूल्हा किससे बना है? खनिज से बना है ना, धातु से ही तो बना है। आप जो है कहीं कील ठोकते हो तो ये वो क्या है? वो धातु है ना। सारी चीज़ें जो है धातु ही तो हैं, ठीक है। अब बात करेंगे खनिजों का संरक्षण कैसे होगा।
अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इनकी मात्रा तो सीमित है, लेकिन इनका प्रयोग जो है बहुत किया जा रहा है, मानवीय उपयोग तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन उनकी जो है निर्माण की क्षमता तो उपभोग की क्षमता से कम है ना। तो ये देखिए लिखा भी यही चीज़ हुआ है। तो खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, तो खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं गाइज, और मानवीय उपयोग उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत ज़्यादा धीमी है। मैं बताई हूँ ना कि बहुत धीमी प्रोसेस के तहत जो है इन खनिजों का निर्माण होता है। तो खनन की जो प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना बहुत आवश्यक है। तो धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। अगले वीडियो में हम जो है शक्ति संसाधन और यानी कि परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले पार्ट में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।